हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू E20 क्लासेस द वे टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट कैलकुलेशन ऑफ शैलो फाउंडेशन के बारे में। हम जानते हैं कि फेलियर ऑफ फाउंडेशन दो तरह से हो सकता है। पहला है shear फेलियर और दूसरा सेटलमेंट फेलियर। तो अगर फाउंडेशन इन दोनों क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करती है तो हम पाएंगे कि वह फाउंडेशन सेफ़ है। तो इस वीडियो में हम शैलो फाउंडेशन के लिए सेटलमेंट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फाउंडेशन सेटलमेंट अंडर लोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो किसी भी फाउंडेशन के ऊपर जो लोड लगता है उसके कारण जो सेटलमेंट आएगा उसको अपन 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट, जिसको अपन SI से डिनोट करते हैं। इमीडिएट और इलास्टिक सेटलमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को जब अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने के जस्ट बाद जो सेटलमेंट होता है इमीडिएटली होता है, उसको अपन बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्टोर्शन सेटलमेंट, जिसको अपन डिस्टोर्शन सेटलमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जिसको अपन SC से डिनोट करते हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ द सेटलमेंट अकर्स ड्यू टू द ग्रेजुअल एक्सपल्शन ऑफ वाटर, ग्रेजुअल एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। कि जब सोइल के वॉइड्स में से वाटर का एक्सपल्शन हो जाता है तो जो सेटलमेंट अकर होता है उसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन सेटलमेंट। दिस कंपोनेंट ऑफ इज डिटरमाइंड यूजिंग तरज़ागीज़ थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। तरज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन की हेल्प से अपन इस सेटलमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जिसको अपन SC से डिनोट करते हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ द सेटलमेंट इज ड्यू टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जिसको अपन सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। दिस सेटलमेंट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन कौन सा था? जिसमें भी सोइल के वॉइड्स में से वाटर का एक्सपल्शन हो जाता है, तो जो सेटलमेंट आता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन की कंप्लीट होने के जस्ट बाद जो सेटलमेंट होगा उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो इन तीनों सेटलमेंट को अगर समेशन करते हैं तो अपने को जो फाइनल सेटलमेंट मिलता है उसको अपन बोलते हैं टोटल सेटलमेंट। तो टोटल सेटलमेंट ST इज इक्वल्स टू SI इमीडिएट सेटलमेंट प्लस SC कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस SS सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इन तीनों सेटलमेंट्स को अपन ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ अपन देखते हैं सेटलमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है, सेटलमेंट के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ। तो सेटलमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें SI डिनोट किया गया है इमीडिएट सेटलमेंट। जो इमीडिएट सेटलमेंट होता है वो सडनली होता है, तो इसमें जो टाइम लगता है यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, फिर आता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट, SC आता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो इसके लिए जो कर्व का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली आता है, फाइनली आएगा अपने पास SS, जिसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम के बाद सेटलमेंट बढ़ता है, मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सेटलमेंट कम धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सेटलमेंट और टाइम के बीच में अपने ग्राफ को ड्रॉ किया है जो तीनों को बताता है, तीनों सेटलमेंट्स को बताता है। प्राइमरी सेटलमेंट के बारे में, कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बारे में और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं। ये फुटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो फुटिंग का ये क्या है, बेस ऑफ द फाउंडेशन है, जिसको अपन ने बी बोला है। ये DF इज़ द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन के लिए अपन देखते हैं कि जो भी फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन के लिए अपन बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं और सेटलमेंट कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जब अपन बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस जोन होता है। इन्फ्लुएंस जोन होता है बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे इन्फ्लुएंस जोन होता है। तो अब ये इन्फ्लुएंस जोन किस डेप्थ तक होगा, ये डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, वो होती है, अगर अपन बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इन्फ्लुएंस जोन की वैल्यू होती है B। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस जोन की वैल्यू होगी B। अगर अपन बात करते हैं सेटलमेंट कैलकुलेशन की तो जो इन्फ्लुएंस जोन की वैल्यू होगी वो होती है B से ज़्यादा होती है। इन्फ्लुएंस जोन के लिए ये वाला जोन आता है बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे, जो वैल्यू होगी वो होगी 2B वैल्यू होगी बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे फॉर इन्फ्लुएंस जोन इन सेटलमेंट कैलकुलेशन। So friends, influence zone is equals to B for the bearing capacity and influence zone is equals to 2B for the settlement calculation. Okay friends, अब देखते हैं, अब 1 by 1 सेटलमेंट कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
पहला है इमीडिएट सेटलमेंट कैलकुलेशन। इमीडिएट सेटलमेंट कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, एस आई इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन ई ब्रैकेट 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। क्यू क्या है? क्यू क्या है? नेट फाउंडेशन प्रेशर। जो भी फुटिंग के ऊपर जो अपन लोड अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे नेट फाउंडेशन प्रेशर। म्यू क्या है? पोजीशन रेशियो ऑफ द सॉइल। जिस सॉइल के ऊपर फुटिंग डिज़ाइन किया गया है तो उस सॉइल की लिए पोजीशन रेशियो की वैल्यू है। ई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई एफ क्या है? इन्फ्लुएंस फैक्टर। एंड बी ऑल्सो नॉन विड्थ ऑफ द फुटिंग। विड्थ ऑफ द फुटिंग। ओके, सो अब देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल। फ्लेक्सिबल और रिजिड फाउंडेशन के लिए जो सेटलमेंट प्रोफाइल है वो किस किस तरह से दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फुटिंग दी हुई है, ये फुटिंग दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी एफ क्या डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है, ये बी इंटू एल क्या है? साइज ऑफ द फुटिंग है, जिसमें दिस इज द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन एंड एल इज द लेंथ ऑफ द फाउंडेशन। ओके, फॉर फ्लेक्सिबल सेटलमेंट के लिए जो प्रोफाइल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें क्या है, जो सेंटर पे वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम है एज कम्पेयर इन द कॉर्नर। कॉर्नर की कंपैरिजन में सेंटर पे जो सेटलमेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। और बात करते हैं रिजिड फाउंडेशन की, तो रिजिड फाउंडेशन में कॉर्नर पे और जो सेटलमेंट पे वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपन इस टेबल के द्वारा देखते हैं। टेबल में अपन को इन्फ्लुएंस फैक्टर दिया हुआ है फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए और इन्फ्लुएंस फैक्टर दिया है फॉर रिजिड फाउंडेशन के लिए, ठीक है। आई एफ फॉर फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, आई एफ फॉर रिजिड फाउंडेशन। हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए सेंटर पे अलग वैल्यू होती है, कॉर्नर पे अलग वैल्यू होती है, और ये क्या अपन टोटल इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी फुटिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे बात करते हैं सर्कल के लिए। सर्कल के लिए फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए जो सेंटर पे इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी 1, कॉर्नर पे होगी 0.64 एंड एवरेज होगी 0.85। स्क्वायर के लिए होगी 1.12 एट द सेंटर, 0.56 एट द कॉर्नर एंड 0.95 जो क्या होगी? एवरेज होगी। ऐसे ही इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर रिजिड फाउंडेशन के लिए निकालेंगे तो सर्कुलर शेप के लिए क्या होगी? 0.86, स्क्वायर के लिए क्या होगी? 0.82। और रेक्टेंगल के लिए निकालेंगे तो रेक्टेंगल के लिए डिफरेंट एल बाई बी रेशियो के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी जो अपन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपन को देखना ये है कि अगर अपन को फ्लेक्सिबल फाउंडेशन सेंटर पे, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए सेंटर पे इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू पता है वो क्या है? 1.0। अगर अपन को इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर रिजिड फाउंडेशन के लिए निकालना है तो अपन क्या करेंगे? इस टर्म को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर रिजिड फाउंडेशन के लिए निकल जाएगा। तो अपन देखते हैं, नोट है। सो फर्स्ट calculate the settlement for flexible footing and then multiply by 0.8, it gives settlement for rigid foundation। इसका मतलब ये है कि अगर अपन को सेटलमेंट फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए सेंटर पे सेटलमेंट की वैल्यू पता है और अपन को रिजिड फाउंडेशन के लिए सेटलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन जो सेंटर पे वैल्यू उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू अपन को क्या शो करेगी? इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर रिजिड फाउंडेशन। तो 0.8 इज कंसिडर्ड एज रिजिडिटी फैक्टर। तो 0.8 जिससे अपन ने उसको मल्टीप्लाई किया उसको क्या बोलेंगे? रिजिडिटी फैक्टर। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं कंसोलिडेशन सेटलमेंट। कंसोलिडेशन सेटलमेंट देख लेते हैं। पहला था इमीडिएट सेटलमेंट, अब दूसरा है कंसोलिडेशन सेटलमेंट। कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है एस सी इज इक्वल्स टू सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस 10 ब्रैकेट पी नोट बार प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट बार। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसको एक अदर वे में बताया गया है एस सी इज इक्वल्स टू एम वी इंटू एच इंटू डेल्टा पी। फ्रेंड्स देखते हैं आगे, वेयर पी नोट बार इज इक्वल्स टू इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन। मतलब फाउंडेशन पे लोड अप्लाई करने से पहले उस पर जो ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है? पी नोट बार। डेल्टा पी क्या है? वर्टिकल स्ट्रेस एट दी सेंटर ड्यू टू अप्लाइड लोड। जब अपन लोड को अप्लाई करते हैं तो जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है वर्टिकल, उसको बोलेंगे अपन डेल्टा पी। अब बात करते हैं ई नोट। ई नोट क्या है? इनिशियल वॉइड रेशियो। एच क्या है? थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर। एंड सी सी क्या है? कंप्रेशन इंडेक्स। एंड एम वी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। जिस सॉइल की
अपन को कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू पता है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ करेक्शन अप्लाई करने होते हैं अपन को सेटलमेंट कैलकुलेशन आफ्टर इमीडिएट सेटलमेंट के बाद और आफ्टर कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बाद। तो कुछ करेक्शंस ऐसे हैं। पहला करेक्शन है रिजिडिटी करेक्शन। रिजिडिटी करेक्शन में क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि अपन को फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू पता है, तो ऐसे ही अगर अपन फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए अपन को अगर सेटलमेंट की वैल्यू पता है तो अपन को रिजिड फाउंडेशन के लिए निकालना है। तो अपन ने अभी रिजिडिटी फैक्टर पढ़ा था 0.8, अगर अपन उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को रिजिडिटी फाउंडेशन के लिए सेटलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ से रिजिडिटी करेक्शन है, एस रिजिडिटी इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू एस सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए, जहाँ पे 0.8 क्या है, करेक्शन फैक्टर, जिसको रिजिडिटी करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, दूसरा आता है डेप्थ करेक्शन। डेप्थ करेक्शन में क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं डेप्थ करेक्शन फैक्टर। डेप्थ करेक्शन इज इक्वल्स टू एस एम्बेडेड डिवाइड बाई एस सरफेस। ओके, एंड थर्ड आता है करेक्शन फॉर द इफेक्ट ऑफ 3D कंसोलिडेशन, जिसको अपन बोलते हैं पोर वाटर करेक्शन। पोर वाटर करेक्शन फैक्टर, तो इसमें क्या होता है, एस सी 3D इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एस सी 1D। म्यू जो फैक्टर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अपन करेक्शन फैक्टर फॉर दी 3D कंसोलिडेशन। पोर वाटर प्रेशर के लिए जो कंसोलिडेशन फैक्टर लगाते हैं उसको बोलते हैं 3D कंसोलिडेशन फैक्टर, जहाँ पे म्यू की वैल्यू है। तो ये जो करेक्शंस की वैल्यू है वो अपन IS कोड के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन के लिए इनकी वैल्यू लेते हैं कोड के माध्यम, कोड के हेल्प से। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो यहाँ पे अपन को 3 करेक्शंस दिए हुए हैं, रिजिडिटी करेक्शन, डेप्थ करेक्शन एंड करेक्शन फॉर द इफेक्ट ऑफ 3D कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे अपन को ध्यान देना है, जो फर्स्ट 2 करेक्शन है, रिजिडिटी करेक्शन और डेप्थ करेक्शन, ये दोनों लगते हैं इमीडिएट सेटलमेंट के लिए। और जो तीनों करेक्शन फैक्टर है, रिजिडिटी करेक्शन, डेप्थ करेक्शन एंड करेक्शन फॉर इफेक्ट ऑफ 3D कंसोलिडेशन, तो ये तीनों करेक्शंस लगेंगे अपने कंसोलिडेशन फैक्टर में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन किसी भी फाउंडेशन के लिए सेटलमेंट की वैल्यू, टोटल सेटलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी फाउंडेशन आफ्टर अप्लाइंग द लोड कितना सेटल हो सकता है, उसकी अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेटलमेंट कैलकुलेशन फाइंड आउट करना आ गया होगा। सो थैंक यू।